हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से एसबी सिंह और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सेफ़ होंगे। और जैसा कि पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने फ्रांस के क्रांति में, इसका मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे पहले फ्रांस की लोकेशन की बात की थी, फिर उसके बाद उसके पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की थी, सोशल सिनेरियो की बात की थी और इसके अलावा हमने कुछ इकोनॉमिकल सिनेरियो की भी बात की थी। अब जो अगला पार्ट आने वाला है या जिस पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़। मींस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किन कारणों से हुई, या आप कह सकते हैं कि उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे या उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस थी, हम उनको आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ की। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे। कॉजेज़ ऑफ व्हाट? कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो ये जो कॉजेज़ हैं ये एक नॉर्मल कॉजेज़ नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये कॉजेज़ किसी न किसी फैक्टर पर डिपेंड थे या फिर किसी न किसी सिचुएशन पर डिपेंड थे। अब वो सिचुएशंस क्या थी, वो फैक्टर्स क्या थे, हम बात करेंगे आगे इस टॉपिक की। जैसा कि आपको पता है कि हमने बात की है सोशल कॉजेज़ की, इसके बाद हमने बात की है पॉलिटिकल सिचुएशन की और हमने बात की है इकोनॉमिकल। तो अब जो कॉजेज़ की हम बात कर रहे हैं वो तीनों इन्हीं चीज़ों पर ही डिपेंड करते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं सबसे पहला कॉज और वो है आपका सोशल कॉज। कौन सा? सोशल कॉज की बात करेंगे। आपको दिख रहा है सोशल कॉज। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस समय वो आपकी मेन 3 पार्ट पे डिवाइड थी। आपको 3 पार्ट कौन कौन सा था? क्लर्जी था, देन उसके बाद नोबल्स थे, राइट, और उसके बाद थर्ड में जो आपके आते थे वो कॉमन पीपल आते थे। कौन से? कॉमन। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूं आपका। इस सोशल जो फैक्टर्स थे उनमें जो सोसाइटी का डिवीजन था वो क्या था? सबसे पहले क्लर्जी थे, देन उसके बाद नोबल्स थे और उसके बाद कॉमन पीपल्स थे। अब हम बात करते हैं क्लर्जी। तो अब क्लर्जी जो होते थे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो चर्च, कौन से? चर्च से जो रिलेटेड लोग होते थे या एडमिनिस्ट्रेशन से लोग रिलेटेड होते थे। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन? चर्च का, राइट। चर्च और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लोग होते थे उनको क्लर्जी कहा गया। अब क्लर्जी थे तो, लेकिन उनको ऐसा क्या बेनिफिट दिया गया कि उनको हायर स्टेट माना गया, हायर पोजीशन में रखा गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज ये थी कि वो 1/5 लैंड जो होती थी वो चर्च के अंडर में आती थी। किसके अंडर में आती थी? चर्च के अंडर में आती थी। मतलब टोटल लैंड का 1/5 जो होता था वो किसके अंडर में आती थी? चर्च के अंडर में आती थी और उनको स्पेशल पावर दी गई थी। अब आप कहेंगे कि ये स्पेशल पावर क्या है? स्पेशल पावर का मतलब है कि वो लग्जरियस लाइफ जीते थे, उनको हर एक तरह के पॉलिटिकल राइट्स थे, राइट। अच्छा, इसके अलावा एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जो हायर क्लर्जी थी, कौन सी? हायर क्लर्जी तो बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, बट जो लोअर कैटेगरी के क्लर्जी थे, राइट, जो लोअर कैटेगरी के क्लर्जी थे वो उनकी लाइफ थोड़ा सा टफ, नो डाउट। क्यों? क्योंकि चर्च एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोअर कैटेगरी में आते थे तो उनसे बहुत सारा काम लिया जाता था, बहुत सारे बेनिफिट हायर सोसाइटी वाले उनको नहीं देते थे, राइट। तो ये हमने बात की किसकी? क्लर्जी की। अब हम बात करते हैं अगली सोसाइटी की और वो है आपका नोबल्स, राइट। अगर मैं नोबल्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल लैंड का 1/4, कितना? 1/4 लैंड जो थी वो नोबल्स के पास थी, राइट। इसके अलावा इनको भी प्रिविलेज मींस आप क्या कह सकते हैं? इनको फैसिलिटी कह सकते हैं। तो इनको भी कई तरह की प्रिविलेजेस दी गई थी। प्रिविलेजेस मींस आप कह सकते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, राइट। क्या बात की मैंने? प्रिविलेज मींस मैंने क्या बताया आपको? सुविधाएं। तो इनको बहुत सारी अलग अलग तरीके की कई सारे प्रिविलेज, जैसे कि हम बात करते हैं प्रिविलेज बाय बर्थ, मतलब कहते हैं कि अगर आपने नोबल सोसाइटी में जन्म लिया है या क्लर्जी सोसाइटी में जन्म लिया है तो ये आपको सुविधाएं प्रॉपर वे में मिलती ही रहेंगी, राइट। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, राइट। मतलब ना तो क्लर्जी को कोई टैक्स देना होता था, ना ही नोबल्स को कोई टैक्स देना होता था, ओके। और दूसरी चीज, इनके पास सारे के सारे मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से, क्या क्या, किसकी मैंने बात की? मिलिट्री की बात की मैंने, राइट। और मैंने किसकी बात की? सिविल। तो ये जितनी भी जॉब्स होती थी मिलिट्री और सिविल
फाइनेंस से रिलेटेड वो किसको दी जाती थी? मोस्टली नोबेल्स के हाथ में होती थी, राइट। सो हमने नोबेल्स की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं लास्ट में कॉमन पीपल। कॉमन पीपल बेचारा क्या करे? कॉमन पीपल में आएगा कौन? भाई जो हायर अथॉरिटी से बच गए वही तो आएंगे। लाइक आपके आर्टिस्ट हो गए, लाइक आपके टीचर्स हो गए, राइट। टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। प्लीज कहते ना कि जो कमा खा रहा है, सीधी सी बात। नोबेल्स और क्लर्जी क्या कर रहे हैं? उनको कमाया हुआ मिल रहा है और वो खा रहे हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। बट कॉमन पीपल क्या कर रहे हैं? टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब खुद कमा रहे हैं और खुद खा रहे हैं। लेकिन और एक बहुत बड़ा काम क्या कर रहे हैं? ये सोसाइटी के लिए टैक्स पे कर रहे हैं। एवरीबडी नोज दैट थिंग्स, क्योंकि सबको पता है कि भाई कॉमन पीपल ही टैक्स पे करता है। हायर सोसाइटी में जो बैठा है वो तो आराम से लाइफ जी रहा है, बट हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉमन पीपल की। तो कॉमन पीपल्स में जो लोग भी आते थे, डॉक्टर्स हुए आपके, देन आपके लॉयर्स हुए, बिजनेसमैन हुए, राइट। इसके अलावा आपके वर्कर्स हुए, पीजेंट्स हुए, ये सारे के सारे कॉमन लोग जो होते थे वो टैक्स पे करते थे। अब आप कहेंगे सर क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्स क्यों नहीं पे करते थे? तो उसका रीजन था कि वो फ्री फ्रॉम टैक्सेस, उनको टैक्स देना नहीं बनता, राइट। और इसके अलावा अब आप टैक्स की बात की है मैंने, तो एक दो टैक्सेस आपको यहीं पे बता देता हूँ कि उनको सबसे पहले तो जो टैक्स पे करना होता था चर्च को। किसको पे करना होता था? चर्च को पे करना होता। जो टैक्स पे करते थे वो चर्च को, राइट। इसके अलावा किसको पे करते थे? गवर्नमेंट को पे करते थे। अब गवर्नमेंट वहाँ पर कौन सी हो सकती है? वो तो नो डाउट किंग की ही गवर्नमेंट होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने किसकी बात की है कि या तो वो चर्च को टैक्स पे कर रहे हैं या तो फिर किसको? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, राइट। सो मैं क्या बता रहा था कि जो कॉमन पीपल होते थे वो टैक्स पे करते थे और किसको पे करते थे? चर्च को। और किसको पे करते थे? गवर्नमेंट को, राइट। एनीवे, और हम टैक्सेस की बात अभी आगे और करेंगे, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम थी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो थर्ड सोसाइटी का कॉमन पीपल है वो किस तरह से परेशान है, कमा भी रहा है और टैक्स भी पे कर रहा है। क्लर्जी और नोबल्स जो थे वो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो भाई ये तो कोई समानता नहीं हुई, ये तो एक कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि केवल एक सोसाइटी टैक्स पे कर रही है, बाकी सारे के सारे बैठ करके उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट वाज आल्सो अ कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने बात की है सोशल सिनेरियो की और अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज के अगले सिनेरियो की बात करते हैं जो कि है इकोनॉमिकल कॉजेज। नाउ इन केस ऑफ इकोनॉमिक रीजन देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन। बहुत सारे रीजन इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं, इकोनॉमिक रीजन की तरफ जाते हैं और उनमें सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आपको, लाइक दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेजेंस। एक्स्ट्रावेजेंस का पहले तो आप मतलब समझ लीजिए। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है खर्चीला। खर्चीला नो डाउट खर्च करने वाला, राइट। तो वहां के जो राजा थे, अब हम किसकी बात करेंगे? लुईस 16 की बात करेंगे, लुईस 15 की बात करेंगे, लुईस 14 की बात करेंगे। तो ये जो राजा थे जितने, ये बहुत खर्चीले थे। अब खर्चीले किस सेंस में थे? अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ लुईस 14 की, राइट। लुईस 14 ने क्या किया? सारा का सारा खजाना खाली कर दिया। कैसे खाली किया होगा? लग्जरी लाइफ में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लुईस 15 की। लुईस 15 ने क्या किया? बहुत सारे वॉर लड़े, युद्ध लड़े। अब क्या आपको लगता है कि वॉर में पैसे नहीं खर्च होंगे? डेफिनेटली होंगे। और उन वॉर का कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, बट अल्टीमेटली वॉर की वजह से लुईस 15 ने बहुत सारे खर्च किए, राइट। हम बात करते हैं लुईस 16 की, राइट। अब लुईस 16 ने क्या किया भाई? अगेन वही चीज़ जो लुईस 14 ने गलती की, वही बात लुईस 16 ने भी की। क्यों? क्योंकि उसको भी लग्जरी लाइफ पसंद थी। उसकी क्वीन मैरी एंटोनियट, नाम सुना है आपने, बहुत खर्चीली थी। और वैसे भी आपको पता है कि जो राजा होते थे या रानियां होती थी वो एक कहते ना कि लग्जरियस लाइफ जीने के आदी होते थे। क्यों? क्योंकि टैक्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि काम करने वाले बहुत सारे लोग उनके साथ लगे हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न एक्स्ट्रावेजेंस हमने बात की कि कहीं ना कहीं ये जो किंग्स ने खर्च किया डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण बना फ्रेंच रेवोल्यूशन का। चलिए चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ, और दूसरा रीजन है आपका अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। क्या हुआ? अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। अभी हमने बात की थी शायद थोड़ी देर पहले कॉमन पीपल्स को
टैक्स पे करने होते थे, राइट? और बाकी किसी को टैक्स पे करने होते थे? नो। तो अब कॉमन पीपल कौन कौन से टैक्स पे करते थे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले टाइथ, TITHE, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, दैट इज टाइथ। टाइथ टैक्स वाज व्हाट? दैट इज गिवन टू चर्च। किसको दिया जाता था? चर्च को दिया जाता था। और कितना होता था? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मीन्स आप जितना भी कमा रहे हैं एग्रीकल्चर से, उसका 1/10 आप किसको देंगे? चर्च को देंगे। कैसे? अब डेफिनेटली यहाँ पर बात कहाँ पे हम कर रहे हैं? टाइथ की बात कर रहे हैं। और वो क्या था? टैक्स था, राइट? तो ये पहला टैक्स हो गया जो कि कॉमन पीपल को देना होता था। इसके बाद सेकंड टैक्स की बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हियर टाइल, राइट? अब आप टाइल कौन सा टैक्स था? ये जाता था स्टेट को। स्टेट इन द सेंस नोबेल्स को जाता था। और कितना होता था? तो हालांकि इसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं था, लेकिन जितनी भी लैंड की वैल्यू हो या उसके हाउस की वैल्यू हो, उसका कुछ प्रोपोर्शन स्टेट को जाता था। दैट इज कॉल्ड टाइल। और एक और तरह का टैक्स अभी जो हम बात कर रहे हैं, वो शायद आपको बुक में बहुत कम रेयर केस देखने को मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्ट टैक्स, राइट? अब आप कहेंगे सर सॉल्ट टैक्स तो इजी है, नाम भी इजी लग रहा है, राइट? सॉल्ट टैक्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको गैबेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गैबेल। और ये शायद नेम आपको बहुत रेयर केस सुनने को मिलेगा। इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन टू यू कि सॉल्ट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज गैबेल, राइट? ओके, तो हमने अभी के 3 टैक्सेस की बात कर ली। अच्छा, क्या इसके अलावा और टैक्सेस होते थे? डेफिनेटली होते थे। अब आप कहेंगे सर और कौन से टैक्स होते थे? तो डेफिनेटली एक और टैक्स आपको मैं बता दूं, एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्वी। और ये क्या होता था? अनपेड लेबर, राइट? तो अब आप देख लीजिए, हम बात कर रहे थे ना अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की, और ये सारे टैक्स कौन पे कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल। नाउ यू कैन बिलीव दिस। आप क्या विश्वास कर सकते हैं कि कॉमन पीपल को ऊपर इतने सारे टैक्सेस? टाइथ पे कर रहा है, चर्च को पे कर रहा है, टाइल स्टेट को पे कर रहा है, सॉल्ट टैक्स गैबेल वो भी पे कर रहा है, कॉर्वी जो अनपेड लेबर्स होते थे वो पे करते थे। सो दीज आर द टैक्सेस विच इज पेड बाय ओनली कॉमन पीपल, एंड क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर जस्ट एंजॉयिंग देयर लग्जरियस लाइफ। सो डेफिनेटली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कितना गलत था। ओके, तो ये हमने इसकी भी बात कर ली। ओके, नाउ अब हम तीसरे पॉइंट्स में आते हैं, और वो है आपका थर्ड पॉइंट की मैंने बात की है। तो इसके थर्ड पॉइंट में आपका आ जाता है पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई कि भाई अभी हमने टैक्स की बात की और हम बात कर रहे हैं पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो पर्सन जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा, और वो उतना ही नोबेल सोसाइटी में अच्छा कहा जाएगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि भाई नोबेल सोसाइटी में और क्लर्जी सोसाइटी में एक तरह का कंपटीशन होता था कि कौन कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और वो डेफिनेटली वो राजा के करीब जाएगा या राजा से बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा, उसको बेनिफिट मिलेंगे, और डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम आएंगी। तो ये था आपका पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस। नाउ वन मोर, दैट इज व्हाट? ओके, सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट पॉइंट की, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इन टैक्स कलेक्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज नंबर 4 यू कैन से, and that is heavy debt and interest. What is called heavy debt and interest? अब यहाँ पर बात आ गई कि heavy debt and interest क्या है। एक्चुअली में अभी हमने एक बात पढ़ी या सुनी कि जो वॉर लड़े गए थे वो कहीं ना कहीं किंग लुईस 15 ने लड़े, और उसने बहुत सारा लोन लिया हुआ था। तो जब आप लोन लेंगे तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, राइट? अब वो इंटरेस्ट कितना होता था? जिसने भी दिया था उसने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। जो लोन लुईस 15 ने लिया था, लुईस 16 को पे करना पड़ा। किसके साथ में? 10% इंटरेस्ट के साथ में। तो बहुत सारा कर्जा है, ऊपर से इंटरेस्ट जा रहा है, फिर उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं। तो इन सब को लेकर के भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन फ्रांस की बिगड़ी हुई थी, राइट? तो ये है आपका पॉइंट, हैवी डेट एंड इंटरेस्ट। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और वो है फॉल इन ट्रेड, राइट? व्हाट इज इट? फॉल इन ट्रेड। अब फॉल इन ट्रेड क्या है? बिजनेस, व्यापार, उसमें डाउनफॉल आना। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमिक कंडीशन नहीं अच्छी होती है तो ट्रेड में तो फॉल बनता ही बनता है। भाई मार्केट में पैसा नहीं है, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, जो आपका ऑब्जेक्ट या प्रोडक्शन रखा है उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो इस कंडीशन में फॉल इन ट्रेड
तो बनता है, राइट। एंड आफ्टर दैट एन इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज द 6th पॉइंट हेयर, एंड दैट इज फाइनेंशियल हेल्प टू अमेरिका, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन बीइंग इंग्लैंड, जो इंग्लैंड था उसने अपनी कॉलोनीज कहाँ बना रखी थी? अमेरिका में बना रखी थी कॉलोनीज। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने कुछ पार्ट अमेरिका का कंट्रोल करके रखा हुआ था, या कह सकते हैं कैप्चर करके रखा हुआ था, और वो अराउंड 13 कॉलोनीज कही जा सकती, राइट। सो ये जो 13 कॉलोनीज थी, इनको छुड़ाने के लिए अमेरिका इंग्लैंड से क्या कर रहा था? वॉर कर रहा था। अमेरिका किससे वॉर कर रहा था? इंग्लैंड से। और फ्रांस और इंग्लैंड की आपस में कभी नहीं पटी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल थे। राइवल इतना मतलब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस का और इंग्लैंड का 7 ईयर वॉर ऑलरेडी हो चुका था। तो उस कंडीशन में फ्रांस ने इंग्लैंड के अगेंस्ट अमेरिका की हेल्प की, राइट। तो अब अमेरिका की हेल्प करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? उसको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प देंगे उसके वॉर में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो कंडीशन डाउन हुई वो फाइनेंशियल हेल्प टू अमेरिका की वजह से भी हुई। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस टॉपिक में जो चीज़ें कवर की वो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज की बात की है, और उसमें भी इम्पोर्टेंट सोशल कॉज की बात की है और इकोनॉमिकल कॉज की बात की है। सोशल कॉज में हमने क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन पीपल्स की बात की है। हमने इकोनॉमिक कंडीशंस में एक्स्ट्रावेजेंस जो लोग थे उनकी बात की, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात की, जो टैक्स पे करते थे उनकी बात की, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन ये भी हमने डिस्कस किया, देन हैवी डेट एंड इंटरेस्ट, फॉल इन ट्रेड, एंड देन फाइनेंशियल हेल्प टू अमेरिका। कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात की, और इन सारी चीज़ों से, इन सारे इकोनॉमिकल जो केसेस हैं, इनसे ये क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो फ्रांस की वो अच्छी उस समय नहीं थी। इस वजह से भी फ्रांस में रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक कहते हैं टाइम पीरियड आया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 कॉजेस, इट मीन्स सोशल और इकोनॉमिकल कॉज की बात की है। अब हम अगले पार्ट में उसके कुछ पॉलिटिकल और जो भी फिलोसफर का रोल था या रोल ऑफ वुमेन्स था उसकी बात करेंगे। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।